आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है और आज का यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपके लिए महत्वपूर्ण। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में सबसे ज्यादा रिपीटेड होने वाले प्रश्नों को करने वाले हैं और इन प्रश्नों को आपने कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा, हल किया होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि आज की इस पाठचर्या में इन प्रश्नों को आप 100% सही हल करने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप 100% इसे सही हल भी करेंगे, क्योंकि इन सारे प्रश्नों को विगत कक्षाओं में हम लोगों ने कई बार रिपीट किया है। तो आज की इस पाठचर्या में टेस्ट देखना है आपको कि आप कितने प्रश्नों को सही करते हैं और सभी प्रश्नों को हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। तो फटाफट प्रश्न देखिए। सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, इसका कथन है। फटाफट उत्तर दीजिए और दिए गए विकल्पों में से आपने सही विकल्प के रूप में सेलेक्ट किया होगा किसको? सी विकल्प को। तो सी विकल्प का चयन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। महादेवी वर्मा का कथन है, एक अंक आपके खाते में जुड़ा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न और कई बार परीक्षाओं में हम लोगों ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चढ़ाकर। कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी किस विद्वान का कथन है? दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट किया किसको? बी विकल्प का चयन किया आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। बिल्कुल सही जवाब के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। सब बहुत रिपीट होने वाले, सारे ही प्रश्न रिपीट होने वाले हैं साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। जवाब दीजिए। दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प ए को चुना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही जवाब। साथियों, प्रमुख कथन विशेष पुस्तक से इन प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं इस पुस्तक को परचेज करना तो अभी हमें व्हाट्सएप करिए 9415 94 0501 पर। पीडीएफ के लिए लिखेंगे आप पीडीएफ 99 और इसके लिए आपको एक शुल्क देना होगा 99 रुपए का। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको टाइप करना होगा हिंदी 2024 और भेज दीजिए 9415 94 0501 पर। इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों, अगर आप इच्छुक हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का भी प्रयोग करके पुस्तक को परचेज कर सकते हैं अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पाठचर्या को कंटिन्यू रखिए और टेस्ट सीरीज का चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, किस विद्वान का कथन है? और सही विकल्प के रूप में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना। तो सही जवाब के साथ में आप विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, इस विद्वान का कथन। दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प डी का चयन कर लिया। उपयुक्त में से कोई नहीं सही जवाब के साथ है, क्योंकि यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। फटाफट उत्तर दीजिए। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? विकल्प आपके सामने। सही विकल्प के रूप में आपने, मुझे उम्मीद है कि चयनित किया होगा विकल्प बी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। फटाफट उत्तर दीजिए। रामचंद्र शुक्ल उत्तर चुन करके भी इस प्रश्न का सही जवाब आपने दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कई बार रिपीटेड प्रश्न ये सारे हैं साथियों और इन्हें हल करने में गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेता है तब वही कविता कहलाने लगती है, चाहे वो
पद्यात्मक हो या गद्यात्मक, किस विद्वान का कथन? फटाफट उत्तर चयनित करिए और उत्तर में आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो सी विकल्प के साथ सही जवाब पर हैं आप। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 8वां प्रश्न क्या है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का किस विद्वान का कथन है? सही विकल्प के रूप में आपने चुन लिया होगा इसको, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को चुना होगा, तो विकल्प ए के साथ राइट आंसर पर हैं आप। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपकी प्रश्न है, रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं, कभी अनुभव में आवे मानिए, न आवे न मानिए, इस विद्वान का कथन। सही जवाब आपने क्या चुना? भारतेंदु हरिश्चंद्र चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप विकल्प। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न क्या है कि कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्ति रूप में होती है, इस विद्वान का कथन। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्ति रूप में होती है, इस विद्वान का कथन है। जवाब में आपने क्रोंचे बी विकल्प को चुन लिया, तो राइट आंसर है आप। आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11वां। इस साहित्य का उद्देश्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक होना चाहिए। हमें अपने साहित्य का उद्देश्य सार्वभौमिक करना है, संकीर्ण एक देशी नहीं, इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने किसको चुना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है, इस विद्वान का कथन। यथार्थवाद में स्वभावतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है, इस विद्वान का कथन। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा विकल्प ए को, जयशंकर। विकल्प ए राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में ही भिन्न है, उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष, किस विद्वान का कथन। सही विकल्प आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो सी विकल्प के साथ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, इस विद्वान का कथन। चिंतामणि भाग 2 से अवतरित यह कथन आचार्य रामचंद्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है कि सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता और सामाजिक विकास कवि चेतना को निर्धारित कर, इस विद्वान का कथन। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प के रूप में आपने रामविलास शर्मा सी विकल्प को चुना, राइट आंसर के। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र के स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है, इस विद्वान। जवाब में आपने नंद दुलारे वाजपेयी विकल्प ए को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर
सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। इस विद्वान का कथन। जवाब में आपने इसमें से विकल्प डी को चुना होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह कथन किसका है? नामवर सिंह जी का। नामवर सिंह का है। विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। रसात्मक शब्दार्थ ही महाकाव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता। इसका कथन। विकल्प सी डॉक्टर नगेंद्र को चुना आपने राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर होता है। इसका कथन है। तो इसमें से सभी विकल्प आपके गलत हैं, यानी विकल्प 30 का राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं। परीक्षाओं में कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। उत्तर में राम स्वरूप चतुर्वेदी विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी है। किस विद्वान का? जवाब में बाबू गुलाब राय विकल्प ए को चुना आपने राइट आंसर के। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। 22वां कथन आपकी स्क्रीन पर कि कवियों का काम है वे पात्र अथवा वस्तु का वर्णन करते हैं, उसका रस अपने अंतःकरण में लेकर उसे ऐसा स्वरूप देते हैं कि उन शब्दों को सुनने से वह रस सुनने वालों के हृदय में जागृत हो जाता है। इस विद्वान। और दिए गए विकल्पों में आपने किसको चुन लिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को रसज्ञ रंजन से अवतरित यह कथन विकल्प ए राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या 3। कवि जहां जैसा भाव अभिव्यक्त करता है वहां हमारा हृदय भी वैसा हो जाता है। कवि की अनुभूति ही हमारी अनुभूति हो जाती है। हमारा साधारणीकरण कवि की अनुभूतियों के साथ हो जाता है। इस विद्वान का। तो यह काव्य दर्पण से अवतरित कथन है रामदहीन मिश्र जी। रामदहीन मिश्र जी का यह कथन है। विकल्प डी के साथ आप गए, सही जवाब। अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन। साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है, इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। इस विद्वान। इसमें विकल्प ए, विकल्प बी और सी तीनों ही गलत हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि यह कहना है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या। साथियों, प्रमुख कथन विशेष पुस्तक को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें मोबाइल नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स के लिए आप टाइप करेंगे हिंदी 2024, वहीं पीडीएफ के लिए आप टाइप करेंगे पीडीएफ 99 और भेज देंगे मोबाइल नंबर 9415940501 पर। इसके लिए साथियों, अगर प्रिंटेड नोट्स ले रहे हैं तो 259 रुपए की धनराशि आपको देनी होगी। वहीं पीडीएफ 99 के लिए 99 रुपए सहयोग धनराशि देनी होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें अथवा आप हमें व्हाट्सएप करें। पाठचर्या में हम लोग पुनः कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है, उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता
यह किस विद्वान का कथन है? जवाब में आपने विकल्प सी डॉक्टर नगेंद्र को चुना। अगला प्रश्न है कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है। इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब महादेवी वर्मा, विकल्प बी चुना आपने, सही जवाब है। अगला प्रश्न, शब्दार्थ और संहिताओं का अध्ययन, काफी रिपीटेड प्रश्न, जवाब भामह चुन करके आपने सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यदि द्विवेदी जी ने उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी रिपीट होने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर चुन करके सी विकल्प राइट आंसर दिया है। प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, इसकी पंक्तियां हैं। जवाब में आपने शमशेर बहादुर सिंह को चुना। शमशेर बहादुर सिंह को चुना, राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा। दूसरा दूसरी काव्य पंक्तियां हैं कि शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, इसकी पंक्तियां हैं। काफी चर्चित रचनाकार, जवाब में आपने इसको चुन लिया, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। सुभद्रा कुमारी चौहान जी को चुन लिया राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं तीसरी काव्य पंक्ति। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, इसकी पंक्तियां हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र को चुना आपने, राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, किसकी पंक्तियां हैं? काफी चर्चित पंक्तियां। उत्तर में आपने किसको चुना? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी को चुना, सही जवाब है। साथियों, वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 941594 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स के लिए आप जो है टाइप करेंगे हिंदी 2024 और इसको भेज देंगे 941594 0501 पर। इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लिखेंगे PDF99 और भेज दीजिए 941594 0501 पर। इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि देनी होगी 99 रुपए की। साथियों, पढ़ते हैं आगे पाठचर्या में और देखते हैं अगला। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, किसकी पंक्तियां हैं? सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, यह पंक्तियां हैं भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं छठवां प्रश्न। साम्यवाद के पथ में लीप किया करते हैं, किसकी पंक्तियां हैं? जवाब हो जाएगा त्रिलोचन की पंक्तियां हैं यह। अगला काफी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाला कथन है साथियों। सातवां प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किसकी पंक्तियां हैं?
कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है साथियों। हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना। तो राइट आंसर के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि मौन भी अभिव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है। इसकी काव्य पंक्ति। मौन भी अभिव्यंजना है जितना तुम्हारा सच है। इन काव्य पंक्तियों का रचनाकार आपने अज्ञेय को चुन करके सही जवाब दिया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नौवां प्रश्न संख्या 9 है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे भूखे नर कंकाल। इसकी पंक्तियां। पश्चिम से आते हैं नंगे भूखे नर कंकाल, किसकी पंक्तियां। और 9वें प्रश्न का सही जवाब रघुवीर सहाय को चुना आपने। रघुवीर सहाय को चुन लिया तो राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या। 10वां प्रश्न है कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना। इसकी पंक्ति। यह भी रिपीट होने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। सुमिंद्रानंदन पंत जी उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है कि जो सोए स्वप्न के तम में वे जागेंगे, यह सत्य बात किसकी पंक्तियां हैं। यह भी पंत की पंक्तियां। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मोर। किसकी पंक्तियां हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं 13वां प्रश्न साथियों की पावस में ही धनुष अब नदी तीर ही तीर। इसकी पंक्ति है। वियोगी हरि को उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न है कि कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन। और इस प्रश्न का सही जवाब कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। इसकी पंक्तियां। जयशंकर प्रसाद अगर आपने चुना तो राइट आंसर है। प्रसाद की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म का। इसकी पंक्ति है। जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद चुनकर के इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया है। साथियों जिस पुस्तक से इन प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, यह काव्य पंक्तियां इस पुस्तक से कर रहे हैं, अगर उसे आप परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें, अथवा आप हमें 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए लिखना होगा पीडीएफ 99 99 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए आपको लिखना होगा हिंदी HINDI हिंदी 2024। इसके लिए 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यह पंक्तियां किसकी हैं। फिर रिपीट होने वाला प्रश्न है अभी। नागार्जुन सही जवाब। नागार्जुन की पंक्तियां हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। किसकी पंक्तियां हैं? जवाब में आपने किसको चुना? नागार्जुन को तो राइट आंसर के। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि तू है गगन विस्तीर्ण मैं तो एक तारा क्षुद्र हूँ। इसकी पंक्तियां हैं, देखिए यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले। किसकी पंक्तियां हैं? उत्तर में आपने भगवती चरण वर्मा चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या। यह पंक्तियां किसकी हैं? साकेत से अवतरित यह पंक्तियां हैं और साकेत के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। कथन है, आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है और ना ही उसे छोड़ करके, और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ, और दूसरा कथन हम लोगों ने बच्चन सिंह का लिया है कि जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो इतिहास पर वह क्यों न लागू हो। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ, और अगला कथन है आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, ऐसा मानना है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि बच्चन जी कहते हैं कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, और यह बच्चन सिंह का ही कथन है। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ, और अगला कथन हम लोग पढ़ लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का। वे लिखते हैं, प्रामाणिक रूप से तीन ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी, खड़ी बोली। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति हैं, दूसरे के मुल्ला दाऊद और तीसरे के अमीर खुसरो। साथियों यह सेशन बच्चन सिंह के कथनों पर आधारित सेशन है, तो वीडियो को लाइक करके जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले कथन को। तो अगला कथन है, रीतकाल वस्तु शैली छंद रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है, यह अपने आप में स्वतंत्र काल है, इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय प्रभावोत्पादन है, और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ, और अगला कथन है कि घनानंद को शुक्ल जी रीतकाल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं, फिर भी उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बैठाया है। यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है, और यह बच्चन सिंह का कथन है घनानंद के संदर्भ में। अगला कथन है कि जो लोग हिंदुई को केवल खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे इतिहास बोध से च्युत हैं। अगला कथन है, काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान, और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ प्रवृत्तिवाचक भी है, और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है,
इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन बच्चन सिंह का ही देखते हैं हम लोग। केदारनाथ के संदर्भ में लिखते हैं, केदारनाथ छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। यानी कि केदार को छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंदन पंत कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला कथन है कि धर्म के बाह्य आडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सरापा के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में कबीर में ही सुनाई पड़ता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन कि पंडित होते हुए भी वह यानी सरापात पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार कर उन्होंने एक किनारे पर रख दिया। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है केशव ने अपने युग में जब हिंदी में काव्य शास्त्र लगभग शून्य था, हिंदी को एक समग्र काव्य शास्त्र दिया। और ऐसा कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है केशवदास के संदर्भ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न कथन की तरफ। और अगला कथन है वे यानी केशवदास संस्कृत के पंडित थे, क्लासिकल पंडित। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि भक्ति काल के कवियों को सीकरी से कोई काम न था, पर रीतकालीन कवियों का सीकरी के बिना सरय न एको काम। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई, इसका श्रेय द्विवेदी जी को है। यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन है कि सरस्वती में समसामयिकता के प्रति आग्रह है, पर भारतेंदु के गद्य में जो जिंदा दिली, सरसता, हंसमुखता और व्यंग है वह सरस्वती में प्रकाशित गद्य में कहा। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि उद्धव शतक की टेक्निक और कसावट सतसई से ली गई है, इसके माध्यम से उन्होंने श्रृंगार ही नहीं भक्ति, प्रेम और करुणा को भी साकार किया है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि उनकी कविता में किसानी सहजता, गांधीवादी सात्विकता, देश प्रेम तथा प्राकृतिक सौंदर्य का स्वाभाविक मिश्रण हो गया है। और यह कथन है सियाराम शरण गुप्त के संदर्भ में डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन श्याम सुंदर दास को व्यापक अर्थ में रामचंद्र शुक्ल और नंदुलारे वाजपेयी के निर्माण का भी श्रेय है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि हेमचंद्र के व्याकरण में उद्घृत दोहों के काव्य सौंदर्य के संबंध में उनके जैसे रसवादी आचार्य का चुप रहना अखरता है। संभव है जैन काव्य होने के कारण उन्होंने बौद्ध सिद्धों की रचनाओं की तरह इन्हें भी कोरा सांप्रदायिक ग्रंथ मान लिया हो। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि जहां तक काव्यात्मकता का संबंध है, जैन काव्य सिद्धों और योगियों के काव्यों से भिन्न हो जाता है। सिद्धों में जहां काव्यात्मकता मिलती है, पर योगियों में उसका नितांत अभाव है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन स्वयंभू असाधारण कवि हैं, उनकी काव्य दृष्टि समुद्र की तरह गहरी और आकाश में प्रसारित मेघ जाल की तरह व्यापक है। और यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। अगला कथन है कि स्वयंभू वैसे ही पंडित थे जैसे तुलसीदास काव्य शास्त्र की परंपरा से अभिज्ञ। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन वास्तव में पुष्पदंत ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली। यह प्रतिक्रिया निश्चय ही अतिरेकवादी है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों आज की पाठचर्या पूरी हमारी डॉक्टर बच्चन सिंह पर आधारित है और 50 महत्वपूर्ण कथनों का संकलन आपको एक साथ देखने को मिल रहा है। तो देखिए
अगला कथन है कि जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो गया है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। यह कथन बच्चन सिंह का है। अगला कथन, महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का स्वरूप श्रृंगारिक नहीं था, हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य श्रृंगारिक हो उठा, बंगला भक्ति काव्य अतिशय श्रृंगारिक हो गया। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, तुलसीदास ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि और पंडित को पाकर राम भक्ति आंदोलन चमक उठा। यह कथन है तुलसीदास के संदर्भ में बच्चन सिंह का। अगला कथन है वे कबीर के संदर्भ में लिखते हैं कि वे यानी कबीर एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो, न कोई मुसलमान, न मौलवी हो, न पुरोहित, न कोई शेख हो, न ब्राह्मण, सब मनुष्य हों। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का कबीर के संदर्भ में। अगला कथन, इनकी यानी कबीर की भाषा भोजपुरी से प्रभावित और लय भी भोजपुरिया है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, अब यह कहने की जरूरत नहीं कि आज श्रेष्ठ और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि से के प्रभाव से अधिक पड़ा है। तो यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि कामायनी की धुरी पर जिस श्रद्धा पर आधारित है, कामायनी की धुरी जिस श्रद्धा पर आधारित है वह बदले हुए युग की देन है। और यह कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन बच्चन सिंह का कि मुक्ति बोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। कथन है यह बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ और कथन अगला है कि रीतकालीन कवि सचेत रूप से कविता लिख रहे थे जो उनके जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई थी। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, यदि शुक्ल जी को ठीक ठिकाने से पढ़ लिया गया होता तो हवा में मुक्का मारने की जरूरत न पड़ती। शुक्ल जी शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करते हैं। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है भक्ति काल में ब्रजी और अवधि दोनों में कविताएं लिखी जा रही थी, किंतु रीत काल में अवधि में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लिखा गया। ब्रज भाषा सामान्य काव्य भाषा बन चुकी थी। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बढ़ते हैं अगले कथन की तरफ और अगला कथन है कि व्यंग्यार्थ कौमुदी में पहले लक्ष्य है और बाद में लक्षण। लक्ष्यांश का मूल नया प्रयोग कहा जा सकता है जो परिपाटी विरुद्ध है। लक्षण अंश वृत्त से प्रताप शाही का यह कथन प्रताप शाही के संदर्भ में यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि शुक्ल जी के विरोध में मत व्यक्त करते समय उन्हें कई बार पढ़ लेना चाहिए। ऐसा कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन, इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर की प्रतिभा के साथ साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि राज्यसभा में बड़प्पन पाने के लिए कुछ न कुछ पंडिताई जरूरी थी। कविता न सही, रीति ग्रंथ ही सही, असफल कवि आलोचक बन जाता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है कि स्वयंभू के राम यथार्थ की धरती पर खड़े हैं तो तुलसी के राम आदर्श की धरती पर। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की तरह मनुष्य हैं, गुण दोष सहित हैं, उन्हें
अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला कथन है कि यदि पूर्वाग्रह को छोड़कर विचार किया जाए तो कहना होगा कि प्रसाद के नाटकों में जो गांधीर्य आया है उसके मूल में रंगमंच की अवहेलना का बहुत कुछ योग है। और यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला कथन है जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई विषय हो सकता है और घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बाबा नागार्जुन के संदर्भ में यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। साथियों, यह डॉक्टर बच्चन सिंह पर आधारित सीरीज आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिल जाएगा मोटिवेशन ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक प्यार दुलार स्नेह देंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।